गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फना सीजन 2। बिफोर टू स्टार्ट द स्टोरी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो यह एपिसोड इतने अच्छे से जाए या ना जाए आप हैंडल कर लीजिए। वैसे भी जस्ट अभी एडमिट होकर ही आई हूँ, तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करना था, इसलिए मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो जो भी फ्लॉज हो इसे इग्नोर करिएगा। स्टार्ट करते हैं स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी एल्थिया रहती है वो दिव्यांशी की तरफ देखती है और दिव्यांशी को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही रहती है, क्योंकि उसके बॉडी का टेम्परेचर एकदम से हाई हो जाता है और वो फ्रीज़ होने लगती है। तभी एल्थिया उसको देखती है, समझती है और उसे मतलब बॉडी हीट देना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उस एल्थिया अपनी बॉडी को गर्म कर लेती है ताकि दिव्यांशी की जो कोल्ड बॉडी है उसे वो कर सके। स्टार्टिंग में तो एल्थिया को इग्नोर कर देती है दिव्यांशी, पर दिव्यांशी को बाद में समझ में आता है कि एल्थिया उसकी इनडायरेक्टली उसकी मदद ही कर रही है और उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी लिप किस हो जाती है और दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से किस कर रहे रहते हैं। अब उसके आगे थोड़ी देर में जो दिव्यांशी होती है वो थोड़ा सा दूर होती है और कहती है कि बस हो गया है, मैं ठीक हूँ। तभी एल्थिया कहती है, हाँ मुझे पता है तुम ठीक हो, लेकिन आ, रात का टाइम है, तुम फिर से फ्रीज वगैरह हो गई तो कहती है नहीं, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, तुम्हें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। जो अक्सर पीठ पे छुरा घूमते हैं ना, उनसे मुझे कोई भरोसा नहीं है कि इतना प्यारा सा नेचर दिखा के तुम फिर से मेरे पीठ पे छुरा घूमोगी। दिव्यांशी की ये बात सुन के अल्तिया कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे गुस्सा हो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, आखिर जो मैंने किया उसके बाद तो भरोसा टूटना जाहिर सी बात है। तो पर तुम यहाँ पे मेरे लिए नहीं, अपने लिए सोचो। अगर तुम ये चाहती हो कि तुम अच्छे से रहो और मुझसे बदला ले सकूं, तो तुम्हें उसके लिए स्वस्थ रहना पड़ेगा और स्वस्थ रहने के लिए अभी फ़िलहाल मेरा तुमसे इस तरीके से ही पास रहना ही ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें खुद पता नहीं चलता लेकिन तुम्हारी बॉडी कब फ्रीज होने लगती है। तो अभी मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आज की रात कट जाए, उसके बाद तुम्हें जो डिसीजन लेना है लो, तो साथ में रह लेते हैं, एल्थिया कहती है। दिव्यांशी उसकी बात सुनती है, उसकी आंखों की तरफ देखती है, तो उसमें उसे कहीं ना कहीं कंसर्न दिखता है और एल्थिया ये नहीं चाहती थी कि दिव्यांशी उसकी बात को इग्नोर करे या उससे दूर जाए, क्योंकि वो चाहती थी कि वो उसका ख्याल रख सकेगा जितना उससे पॉसिबल होता है। ये सारी बात सुन के जो दिव्यांशी होती है वो कह देती है, ठीक है बस आज रात की बात है। तो एल्थिया कहती है, बस आज रात की बात है। और ऐसे कह के दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं और एल्थिया फिर से उसको थोड़ी देर के लिए अपने सीने से लगा कर सोती है। दोनों सो रहे रहते हैं रात के टाइम पर एल्थिया को उसके प्यारे से लिप मतलब देखते हुए रहा ही नहीं जाता। वो थोड़ा और करीब आती है और उसके लिप पे किस करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर दिव्यांशी को महसूस तो होता है कि कोई उसके लिप पे कुछ कर रहा है, पर वो उसे दूर करने के बजाय उसे भी ऐसा लगता है कि उसे किस बैक करना चाहिए। तो दोनों काफ़ी अच्छे से डीपली किस बैक कर रहे रहते हैं। यहाँ पर अब दिव्यांशी ने जो एल्थिया को सिर्फ नॉर्मल तरीके से हक किया था, अब वो टाइटली हक करती है और वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करके बॉडी टू बॉडी टचिंग करके काफ़ी डीपली तरीके से सो रहे रहते हैं। रात का टाइम ऐसे ही बीत जाता है और दूसरी तरफ मॉर्निंग होती है। जो मॉर्निंग के टाइम पर जो दिव्यांशी होती है वो उठती है और वो एल्थिया को अपनी पूरी बाहों में एकदम समेटे हुए दिख रही रहती है। तो वो थोड़ा सा उसको साइड करती है और बोलती है कि उठो, दिन हो गया है, अब मेरी बॉडी ठीक है। तो एल्थिया कहती है, गुड मॉर्निंग एंड हाँ तुम ठीक दिख रही हो, काफ़ी अच्छी लग रही हो। तो वो कहती है, हाँ तुम्हें तो बिना कपड़ों के मैं हमेशा से ही अच्छी लगती हूँ। एल्थिया कहती है, मैं फेस की बात कर रही थी, बॉडी की तरफ तो मैंने देखा ही नहीं, तुम्हारी नज़र मेरी बॉडी की तरफ है, मेरी नहीं है। दिव्यांशी अपनी नज़रों को देखती है तो हाँ उसकी नज़र उसकी बॉडी की तरफ थी जो काफ़ी शेप में थी, तो उसको वो देख के अच्छा लग रहा था। तो दिव्यांशी बोलती, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी की बॉडी पे नहीं मरती हूँ। तो एल्थिया कहती है, हाँ दिख रहा है वो तो, जाओ फ्रेश हो जाओ। तो कहती, तुम्हें नहीं होना है क्या? कहती, मैं हो जाऊंगी, तुम पहले चले जाओ।
तो वहाँ से एक बेडशीट रहती है, वो उसको अपने आप को कवर करती है, वहाँ से अपने कपड़े उठाती है और जाती है। अब वो नहाने के लिए तो पहुँच जाती है दिव्यांशी, लेकिन उसे उसे तो एक्चुअल में उठाकर लेकर आई थी अल्तिया हॉस्पिटल से, और उसके कपड़े वगैरह भी नहीं है। तब उसे बहुत शर्म आने लग जाती है, तो वो क्या करती है, जो कपड़े वो लेकर गई थी वो बात करती है, उसी के बाद वो कपड़े चुपचाप पहन के बाहर आ जाती है। अल्तिया उतनी देर में थोड़ी देर में गायब हो चुकी थी, और उसके कपड़े भी वहाँ पर नहीं थे। वो कपड़े वपड़े पहन के गायब हुई, लेकिन वो फ्रेश होने नहीं गई थी। और जब ये दिव्यांशी ये सब देखती है तो उसे थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई, ये तो वैसे भी भाग ही जाती। करीब वो वहाँ पर बैठी हुई रहती है, उसके 10 मिनट के गैप में अल्थिया उसके पीछे खड़ी होती है। तो दिव्यांशी एकदम से टल जाती है, कहती तुम क्या कर रही हो? तो कहती है कि क्या हुआ? तो बोलती है कि तुम एकदम से पीछे कैसे आ गई? तो कहती है तुम भूल जाती हो क्या, वैम्पायर की बेटी हूँ मैं। तो वैम्पायर की बेटी कितनी स्पीड में भागती होगी तुम्हें पता होना चाहिए। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ, वेयरवुल्फ की भी बेटी हो, पता है मुझे, हाइब्रिड हो। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ हाइब्रिड हो। अच्छा ये लो तुम्हारे कपड़े। तो कहती है ये कहाँ से आए? तो कहती कहाँ से आएंगे, मतलब क्या तुम्हारे घर से लेकर आई हूँ, अब क्या मैं तुम्हारे कपड़े तो कहती तुम इतनी दूर गई थी? तो कहती है कि हाँ, मेरी स्पीड बहुत तेज रहती है, तुम्हें पता होना चाहिए। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले आई हूँ, ये तुम्हारा पूरा बैग है कपड़ों से भरा हुआ, इसमें तुम्हारे इनर्स, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी हर चीज़, और हाँ इम्पोर्टेंट चीज़, तुम्हारा इसके अंदर लैपटॉप भी है, बिकॉज बिना लैपटॉप के तो तुम, ऐसा लगता है ना, जी नहीं पाओगी। तो लैपटॉप भी है, फ़ोन तो तुम्हारे पास खुद है, बाकी मुझे नहीं लगता कि मैंने और कुछ भूली हूँ। तो तुम अपना ध्यान रखो, मैं चाहती हूँ। तो वो कहती है कि कहाँ जा रही हो? दिव्यांशी पूछती। तो अल्तिया पूछती बड़ी फिक्र हो रही है मेरी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। कहीं नहीं, बाहर इन लोगों के मम्मी से मिल लेती हूँ। ठीक है, तुम जब तक चेंज वेंज कर लो, और ये पुराने कपड़े तुम पे सूट नहीं करते हैं, तुम चेंज करके आओ। ये बोलकर अल्तिया वहाँ से बाहर निकल जाती है, वो बैग उसके हाथ में रखकर। जैसे वो बाहर निकलती है तो वो विक्रांत की तरफ देखती है, तो विक्रांत बोलता है मेरी बहन कहाँ है? तो कहता है कि अंदर है, वो ड्रेसिंग रूम में, मतलब कपड़े चेंज कर रही है, क्योंकि ज़रूरी काम था। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, बस ऐसे ही। तो कहते हैं कि जैकब कहाँ है? तो कहते हैं कि जैकब तो अभी भी घायल ही है ना, वो मैं जा नहीं पाया। वहाँ पर बहुत सारे लोग, मतलब तुम्हारे वेयरवुल्व्स बैठे हैं, तो उनको डर लगता है। तो भी अल्तिया कहती तो उसमें डरने वाली क्या बात है, चलो। हाथ पकड़ के उसे लेकर जाती है, और फिर वो बोलते हैं कि देखिए ये विक्रांत है, ये जैकब और मेरा दोस्त है, तो आप इसे अंदर आने दीजिएगा। तो वो कहते कि जी मैम, मैं आने दूंगा, लेकिन इसने बताया भी नहीं। तो कहती कोई बात नहीं, अब से ये बताएगा, अंदर जाने दो। तो वो अंदर जाते हैं, तो अंदर वहाँ पर जैकब थोड़ा सा बैठा रहता है, और वो अपना ना अ, जो घाव रहता है, वहाँ पे जो पट्टी लगी रहती है, उसे खोलने की कोशिश कर रहा रहता है। तभी विक्रांत एकदम से भाग के बोलता है अरे मैं कर देता हूँ तुम्हारी मदद। तो वो उसकी मदद करने लगता है। तभी वह अल्थिया की तरफ देख के बोलता है कि अ, दिव्यांशी ठीक है? जैकब बोलता है। तो दिव्यांशी बोलती है हाँ, तुम उसकी फिक्र मत करो, वो ठीक है, तुम अपना ध्यान रखो और जल्दी सही हो जाओ। और अगली बार शेर से पंगा लेने से पहले 100 बार सोच लेना कि वो शेर है और तुम क्या हो। तुम अभी इतने स्ट्रांग नहीं हो कि तुम शेर की बैंड बजा सको। तो कहते यार, शेर को विक्रांत तो खा जाता तो मैं क्या करता। तो कहते कोई बात नहीं, ध्यान रखो अपना, ओके। और ऐसे कह के अल्तिया वहाँ से निकलती है। अल्तिया यहाँ से सीधे अपनी मॉम के पास जाती है, इन लोगों से मिलती है। तब उसकी मॉम कहती है कि दिव्यांशी और विक्रांत ठीक है? तो कहते हैं हाँ। तभी वहाँ पे स्मृति भी बैठी रहती है, तो स्मृति उसकी तरफ देख के बोलती है आ, उसको बोलो कि वो मुझे अल्फा न्यूरॉन का पासवर्ड दे और अल्फा न्यूरॉन को ओपन करे। तभी ये दिव्यांशी जब ये अल्थिया ये बात सुनती है, स्मृति क्या कहती है कि अल्फा न्यूरॉन नहीं खुलेगा, और अल्फा न्यूरॉन किसी के पास भी नहीं जाएगा, ना हमारे पास रहेगा और ना वैम्पायर्स के पास रहेगा। मैंने अल्फा न्यूरॉन सिर्फ इसलिए हैंडल लिया था कि मैं ताकि बदला ले सकूं दशवंत और किलबिल से, और मुझे वही लेना है। बट उसके लिए अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ से अल्थिया कहती है कि तभी वहाँ से जो उसकी मॉम रहती हैं वो बोलती हैं, जो लूना रहती हैं वो कहती है कि तुम्हें लगता है कि ज़रूरी है, मतलब ऐसा तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बिना इन सब के अल्फा न्यूरॉन के जीत सकती हो? तो कहती है कि हाँ,
मैं अल्फ़ा न्यूरॉन के बिना भी जीत सकती हूँ, क्योंकि अल्फ़ा न्यूरॉन हमें हमारी एनर्जी को डबल करता है। मेरी एनर्जी वैसे भी बहुत डबल है, और मैंने जहाँ तक देखा है दिव्यांशी की भी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस मॉम उसे एक नरिश करने की ज़रूरत है, और हम सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अल्फ़ा न्यूरॉन उनको वीक करेगा। अगर उनके पास अल्फ़ा न्यूरॉन नहीं रहेगा तो वो लोग वीक हैं, और वो लोग मुझसे पहले से ही वीक हैं, इसलिए उन्हें अल्फ़ा न्यूरॉन चाहिए। मैंने अल्फ़ा न्यूरॉन सिर्फ इसलिए चुराया है कि मैं उन तक ना पहुँच सकूँ, पर इसका मतलब नहीं है ये खोल के इसकी पावर्स को मुझे लेने की ज़रूरत है। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसका कुछ भी नहीं करेंगे, अल्थिया कहती है। बस इसे सेफली हम उनके तक ना पहुँचे, इसलिए हम चुपचाप छुपा के रखेंगे। तो वो कहती है कि ठीक है, तुम्हारी बात में भी दम है। एल्सी कहती है इधर लाओ, मैं ध्यान में रखूंगी। तो वो पूरा का पूरा बॉक्स उठा के एल्सी को देते हैं। स्मृति कहती है कि सही में हम क्या उन लोगों से लड़ सकते हैं? तो कहते हैं कि कोई भी चीज़ को लड़ने के लिए स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है, और स्ट्रैटेजी अभी हमें बनानी पड़ेगी। तो वहाँ पर लूना कहती है ओके, स्ट्रैटेजी बनानी है तो क्या सोचा है? तो थोड़ी देर में वहाँ से एकदम आवाज़ आती है, और आवाज़ बोलती है स्ट्रैटेजी बनाने से पहले अपने पावर्स और स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने की ज़्यादा ज़रूरत है। स्ट्रैटेजी तो तभी काम आएगी ना जब हमें पता चलेगा कि हमारी पावर्स और स्किल्स कितनी है, और उसके हिसाब से हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो किसकी क्या पावर है हमें वो पहले जानना पड़ेगा। और वो आवाज़ दिव्यांशी की रहती है जब लूना कहती है कि करेक्ट, वैसे काफ़ी क्लेवर हो तुम। तो वो कहती है कि हाँ, क्लेवर तो हूँ, पर आपसे ज़्यादा नहीं हूँ। जहाँ तक मैंने आपके बारे में पता किया है, आपके स्किल्स और आपकी पावर्स बहुत ज़्यादा है। आप बहुत गंदा अटैक करते हो, और इतना भयंकर अटैक करते हो कि उस अटैक में सामने वाला घायल ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। आप में सबसे ज़्यादा शार्प तरीके से अटैक करने के स्किल्स में माहिर हो वेयरवुल्व्स में। तो वहाँ पर एल्सी बोलती है वाह, तुम्हें पता है? तुम्हें बताती हूँ मैं एक इंसिडेंट जहाँ पर एल्थिया की मॉम लूसी और लूना के बीच में हुई थी। तो लूना ने बहुत गंदा घायल किया था लूसी को। तो कहते कि कम ऑन, तुम कहाँ की पुरानी बातों को लेके बैठी हो? लूना कहती है हाँ, उस समय किया था, उस समय हमें पता नहीं था, लेकिन इसकी मॉम भी कभी कम थोड़ी ना थी। लूसी लूसी भी बहुत पावरफुल थी। उसने लास्ट तक अकेले होकर इतने लोगों से लड़ाई करी है। वो एक काबिल और जज्बाज, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर थी। हम्म, तो कहते हैं अब क्या सोचा है? तो एल्सी पूछती है लूना से। लूना कहती है कि किलबिल लाइकन से लड़ने के लिए हमें हमारे पावर्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और वक्त के साथ मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मेरी पावर्स थोड़ी कम है, लेकिन हमें अब सबकी पावर्स को जानने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबको सबको यहाँ पर बुलाया जाए, सब के सब यहाँ पर आओ। तो सबको बोल दिया जाए। तो अल्थिया बोलती है मैं सबको बुला देती हूँ। अल्थिया यहाँ पे सबको बुला देती है, और करीब आधे एक घंटे के गैप में सब के सब लाइकन्स आ जाते हैं। तो पूरी की पूरी टीम बनती है, यहाँ पर सारी टीम बनती है। तो सबसे पहले जो लूसी रहती है वो ये सॉरी लूना जो रहती है वो ये बोलती है कि मुझे सारे वेयरवुल्व्स की पावर्स देखनी, कौन कितना स्पीड में कितनी है, किसकी क्या स्पेशलिटी है, क्या है। तो ऐसे करके वो सबकी देख रही रहती है। स्मृति जो रहती है वो बहुत पावरफुल, मीन्स उसके जो जबड़े रहते हैं वो काफ़ी पावरफुल रहते हैं जब वो एक वेयरवुल्फ बनती है, लाइकन्स बनती है। और उसके नाखून भी अच्छे शार्प रहते हैं कि मतलब घायल कर सके। तो उस हिसाब से उसको देख के वो भी एक वॉरियर काफ़ी अच्छी रहती है। तो वो सबसे फ्रंट में रहेगी, क्योंकि वो सबसे पहले अटैक करके लोगों को घायल करेगी। उसके बाद जो घायल वाले लोग आएंगे उसको जो बाकी वेयरवुल्व्स होंगे वो मारेंगे। तो उस हिसाब से उनके पास एक पावरफुल लाइकन रहता है वो। फिर दूसरी तरफ जो जेकॉब रहता है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, बट वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाता है। तो जेकॉब की तरफ उसकी मॉम लूना देखते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें ट्रेन करूँगी, अभी तुम थोड़े से अपने घाव को कर लो। तभी वो वहाँ से दिव्यांशी कहती क्या इसके घाव अभी तक सही नहीं हुए? तो कहते नहीं, इसके घाव सही नहीं। तो कहते हैं कि मैं
वैसे तो एक साइंटिस्ट हूँ और मैंने काफ़ी रिसर्च करी है। मैं कुछ कर सकूँ अगर आप चाहो तो। तभी वहाँ से विक्रांत कहता है, ऑफ कोर्स ठीक करो ना, जल्दी से जेकॉब को सही करो। तभी वहाँ पे सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। हाँ, उसके बॉयफ्रेंड को जल्दी सही करो, जल्दी सही करो। एल्सी एकदम से बोलती है, हाँ मेरे बेटे को सही करो ताकि वो उसके साथ कुछ वक्त बिता सके। क्या चाहते हो कि बेचारे वो दोनों वक्त ही ना बिताएं? तभी लूना कहती, कम ऑन एल्सी, तुम भी टीज करना काफ़ी अच्छे से सीख गई हो। तो कहती है कि हाँ हाँ, वक्त के साथ हम सब सीख गए। थोड़ी देर में जो उसके घाव की तरफ जो दिव्यांशी रहती है वो देख रही रहती है और वो बोलती है, तो कहती है कि इसका इसका आराम से ट्रीटमेंट हो सकता है और ये कुछ मतलब घंटों में ही सही हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि अच्छा, आप अगर अभी अपनी नॉर्मल दवाइयाँ लगाओगे तो कोई मतलब नहीं है, मेरे को पता है इसकी दवाई क्या है। तो वो कहते हैं कि हाँ तो लगा दो दी, विक्रांत कहता है। तभी विक्रांत की तरफ दिव्यांशी देख के बोलती है, मैं लगा तो दूँ दवाई, लेकिन मेरे पास यहाँ दवाई नहीं है। तो वो कहते कि कहाँ रखी हुई है दवाइयाँ? तो कहते हैं कि मेरे लेबोरेटरी में, मतलब मेरे घर का जो एक रूम है वहाँ पर रखी है, और वो दवाइयाँ कोई भी लेकर नहीं आ सकता है, वो सिर्फ मैं ही पहचान पाऊँगी। तो एल्थिया कहती है, तो मैं चलती हूँ ना तुम्हें लेकर? तो कहती है ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी। तभी वहाँ से जो लूना रहती है, अब वो लीडर रहती है सबकी और वही हैंडल कर रही रहती है। तो लूना कहती है कि दिव्यांशी, अगर आप यहाँ पर हमारे साथ रहना चाहते हो तो हम टीम वर्क पे बिलोंग करते हैं, क्योंकि लाइकन्स हमेशा से टीम में रह के काम करते हैं, वेम्पायर्स भी। और हमारी स्ट्रेंथ हमारी टीम होती है, यहाँ कोई भी इंडिविजुअली काम नहीं करता है। तो अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो आप हमारे साथ टीम में होकर काम करेंगी? तभी दिव्यांशी बोलती कि हाँ, मैं टीम में रह के काम करना चाहती हूँ। तो कहती, तो आप एल्थिया के साथ जाइए और एल्थिया वहाँ पर आपको मतलब पूरे अच्छे से लेकर जाएगी और वहाँ से आप दवाई लेकर आइए। तभी कहती कि टीम में काम करने का ये मतलब नहीं है कि मैं हमेशा से एल्थिया के साथ जाऊँ, मैं किसी और के साथ भी जा सकती हूँ, मैं स्मृति के साथ भी जा सकती हूँ। स्मृति कहती, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगी जिसने मुझ पे वो गोली चढ़ाई थी। तो वो कहती है, तो तुमने भी तो मुझे इतना मारा और पीटा, हिसाब तो बराबर हो गया है ना, अब तो मुझसे गुस्सा क्यों हो? और पहले तो तुम मेरे साथ काफ़ी करीब आती थी और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी हमारी। तो कहती, करीब तो मैं अभी भी आना ही चाहती हूँ, उसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ वैसे हिसाब तो बराबर हो चुका है, मैंने तुम्हें तुम्हें मार दिया था, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। तो तभी वहाँ से अल्थिया कहती है कि नहीं स्मृति, मैं लेके जाऊँगी। तो तभी दिव्यांशी बोलती, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरे को किसी के साथ जाना है ना, मैं जा रही हूँ स्मृति के साथ। तो स्मृति बोलती है कि हाँ अल्थिया, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं लेके जा रही हूँ ना। तो यहाँ जो स्मृति रहती है वो टीज कर रही रहती है अल्थिया को, और अल्थिया का मतलब पूरा ऐसा मुंह हो जाता है कि यार मतलब मैं क्या करूँ, मेरी गर्लफ्रेंड अब मेरे हाथ से ना चली जाए। तो स्मृति उसका हाथ पकड़ती है और हाथ हट पकड़ना छोड़ के उसकी कमर पकड़ती है दिव्यांश की, और उसे उसी तरीके से लेके जाती है जैसे कि वो पहले मिलते थे। और वो बोलती कि चलो कार में बैठो। फिर कार में बैठ के वो जा रहे रहते हैं। एल्थिया यहाँ पर लूना की तरफ देख रही रहती है कि मायूस नज़रों से, कि मॉम कुछ तो करती हैं आप। तो लूना कहती है कि कोशिश तो मैंने करी थी, बट क्या है ना, कुछ चीज़ों की जंग खुद ही लड़नी पड़ती है। ये उसकी मॉम इशारों में कहती, तो कहती कि हाँ ठीक है मैं समझ गई। और यहाँ पे अल्थिया चुपचाप होती है। अल्थिया वहाँ पर जितने भी वेयरवुल्व्स रहती है उन सब की पावर्स को देख रही रहती है, साथ ही साथ लूना और एल्सी इन लोगों की चीज़ें चल रही थी। तभी स्मृति बोलती है कि सॉरी दिव्यांशी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसे रूड बिहेव नहीं करना था। तो कहती है कि कोई बात नहीं, सब के सब अपने काम पे। तो तभी दिव्यांशी बोलती है, तो तुमने वो अल्फा न्यूरॉन का क्या किया है? तो कहती है कि एल्थिया ने उसे उठाकर सेफ बॉक्स में रखवा दिया है। एल्थिया नहीं चाहती है कि वो कोई भी देखे, और ये सारी बातें ड्राइविंग करते हुए बोल रही रहती है स्मृति। तो कहती है क्यों, एल्थिया को तो पावर चाहिए थी ना? तो वो कहती है कि नहीं, एल्थिया कभी भी वो पावर्स नहीं चाह रही थी, वो सिर्फ ये पावर्स को प्रोटेक्ट करना चाहती थी वेयरवुल्व्स और लाइकन से, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ था कि ये पावर्स उनके ऊपर आ गई तो वो मुझे भी ख़त्म करेंगे और साथ ही साथ हमारी पूरी कौम को भी ख़त्म कर देंगे। उसके दिमाग में सिर्फ यही चीज़ थी। और बाय द वे उसे वो कोई पावर्स लेने का भी शौक़ नहीं है, और उसे तो इस तरीके की ज़िंदगी जीना भी पसंद नहीं है।
वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है, बट उसे हर रात एक सपना आता है और उस सपने में वो वो उसने अपने मॉम एंड डैड को मरते हुए देखा है। हालांकि वो बहुत छोटी थी जब वो उसके सामने ये हादसा चल रहा था, पर हमारे वेयरवुल्व्स और हमारे हमारे पास एक शक्ति रहती है कि जब हम कोई भी चीज़ हम देख लेते हैं तो हम इम्प्रिंट कर देते हैं, तो हम कोई भी चीज़ को भूलते नहीं हैं। तो है, तो यही हुआ है। तो कहती है कि ये इम्प्रिंट क्या होता है, तो कहती हैं हाँ, वेयरवुल्व्स के पास एक बहुत अच्छी चीज़ रहती है कि जब उन्हें कोई चीज़ पसंद आ जाती है, जैसे कि उनका खुद का उन्हें सोलमेट मिल जाता है और उन्हें वो चीज़ मिलती है, तो वो उसके ऊपर इम्प्रिंट कर देते हैं कि अब ये मेरी है। तो बाकी कोई भी वेयरवुल्फ या बाकी कोई भी चीज़ें उन पे उसे अपना नहीं बना सकती हैं। तो मतलब एक तरीके की अपने सोलमेट को ढूंढ के उस पर अपना हक जताना। तो कहती है ओके, तो तुम्हारा कौन है? तो कहती है मैं तुम्हें इम्प्रिंट करना चाहती थी बट मैं तुम्हें इम्प्रिंट नहीं कर पाई। तो वो कहती है क्यों? तो कहती है क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी इम्प्रिंटेड हो। तो वो कहती है कि मैं इम्प्रिंटेड हूँ, दिव्यांशी पूछती है। तो वहाँ से स्मृति कहती है कि हाँ तुम ऑलरेडी हो। तो कहती है कि मैं कैसे हूँ और मैं किसकी इम्प्रिंटेड हूँ? कहती हैं कि तुम ऑलरेडी एल्थिया की इम्प्रिंटेड हो, एल्थिया ने तुम्हें इम्प्रिंट कर चुकी है और हमें ये पता चल जाता है, तो हम अपनी अपने कोम में अगर जिसने भी जिसको अपना सोलमेट और अपना लवर मान चुका है हम उस पर लाइन नहीं मार सकते। तो कहती हैं ऐसा भी होता है, लेकिन जिसे आप इम्प्रिंट करते हो उसे धोखा तो नहीं देते हो ना, दिव्यांशी बोलती है। तभी वो बोलती है कि उसने तुम्हें धोखा दिया ही नहीं है, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती है, वो धोखा बिल्कुल भी नहीं दे सकती। तो वो कहती है क्यों? उसने मुझे सच्चाई नहीं बताई। वो बताना चाहती थी, वो डे वन से तुम्हें बताना चाहती थी। काफ़ी बार उसने कोशिश करी बट हर बार उसे रोकने वाली मैं थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक पगली सी बेवकूफ़ी की वजह से हमारे सामने से अल्फ़ा न्यूरॉन चला जाए और हमें वो प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी था। तो हम यहाँ पर एक कह सकते हैं कि हम एक डाकू हैं जो सिर्फ कुछ चीज़ों को चुरा रहे हैं और कुछ नहीं। चलो तुम्हारा घर आ गया है, बातें करते करते चलो यहाँ से उतरते हैं। तो कहती है कि रुको, कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई है हमारे आजू बाजू। तो कहती है ओके, बट मुझे तो ऐसा फील नहीं हो रहा। तो कहती है कि नहीं है कोई, चलो ध्यान से उतरते हैं। तो यहाँ से जैसे ही उतरते हैं तो ये लोग उतर के अपने जो लिफ्ट की तरफ जा रहे रहते हैं। तो लिफ्ट के वहाँ पर जैसे वो दोनों लिफ्ट पे चलते हैं, वहाँ पर एक जन अंदर एकदम से घुसता है और वो नॉर्मल इंसान की तरह रहता है। लेकिन यहाँ पर जो स्मृति रहती है कि वो देख के थोड़ा सा उसे लगता है ये कौन है। तो मतलब दिव्यांशी भी उसकी तरफ देख के बोलती है मुझे नहीं पता। और वो आदमी एकदम से टर्न होता है और वो दिव्यांशी की तरफ अटैक करने लगता है। लेकिन दिव्यांशी जैसी उसे मारती है तो उसके हाथों में से ना एक ठंडी सी बर्फ़ निकलती है। जैसे कि वो एक्चुअली लिफ्ट में थोड़ी सी एसी लगी रहती है और एसी के थोड़े से प्रभाव की वजह से उसे मतलब थोड़ा सा ठंडापना लगता है। और उसकी वजह से उसकी जो ठंडे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं और वो एक्टिव होने की वजह से वो उसको जैसी मारती है तो उसे फ्रीज़ कर देती है। वो वहाँ पर एकदम बर्फ़ की तरफ जम जाता है। तभी वेल यहाँ से एकदम से स्मृति देख के बोलती तुम्हारे अंदर ये क्या है, ये क्या किया तुमने? तो कहती मुझे नहीं पता, तुम निकलो यहाँ से, मुझे नहीं पता। फिर वो दोनों अंदर से जाते हैं और जल्दी से लॉक ओपन करते हैं और वो अंदर जाती है और वहाँ पे वो मेडिसिन ढूंढ रही रहती है। वो कुछ मेडिसिन वहाँ से कलेक्ट कर लेती है और कलेक्ट करने लगती है। लेकिन तब तब वहाँ पर सबके सब जो वैम्पायर्स होते हैं वो वहाँ पर आके अटैक कर चुके रहते हैं इधर उधर तरीके से। तो यहाँ पर स्मृति बोलती है रुको ज़रा, मैं अटैक करती हूँ इन पे। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम यहाँ पे अटैक करोगी चीज़ें होगी। बट अब वक्त आ गया है कि मुझे मेरी पावर्स थोड़ी सी शो करने का। तो यहाँ से वो थोड़ा सा अपने मन में निश्चय लेती है
और फिर ये डिसाइड करती है कि वो दिमाग में कुछ स्ट्रैटेजी बनाती है दिव्यांशी। और स्ट्रैटेजी बनाने के बाद वो वहाँ से एकदम से वहाँ पर हाथ पकड़ती है कि एक हाथ से वो दवाइयाँ पकड़ती है और दवाइयाँ पकड़ते हुए ये कहती है कि सुनो, इस दवाइयों को तुम अच्छे से रखो। और ये कुछ कुछ चीज़ें वो एक बड़ा सा बैग में सब कुछ रखती है और उठा के वो स्मृति को देती है। और स्मृति को बोलती है कि तुम थोड़ा पीछे रहो, मैं आगे रहूँगी और तुम ध्यान रखो अपना। तो यहाँ पर जो स्मृति रहती है वो बोलने लगती है कि ठीक है। तो स्मृति पीछे रहती है और दिव्यांशी अपने आगे चल रही रहती है। दिव्यांशी जैसे जैसे आगे चल रही रहती है, वो वहाँ पर जितने भी वैम्पायर्स आ रहते होंगे वो उसको मारने की जैसी कोशिश करते, वो अपने हाथ से एकदम से उसकी तरफ देखती है। तो जैसे अगर आपने स्पाइडरमैन देखी होगी, तो स्पाइडरमैन में जैसे वो स्पाइडर वेब भेजता है एकदम से, स्पाइडर वेब से ऐसे करता है, उसी तरीके से तो ये वहाँ से बर्फ़ फेंक रही रहती है। तो बर्फ़ उनके मुंह पे गिरता है वगैरह गिरती है। तो दिव्यांशी सोच रहती है यार ये तो बर्फ़ गिर रहा है, फ्रीज़ कहाँ कर रहा है। तो वो सोचती है कि वो अपने दिमाग में कुछ बहुत पावर्स लगाती है और थोड़ी देर के बाद वो कुछ देखती है तो ऐसी बर्फ़ जो फिक रहा रहता है उसके मुंह पर, थोड़ी देर में वो पैरों की तरफ देखती है और वहाँ पर वो बर्फ़ के फेंकती है। तो जैसे ही वो बर्फ़ वहाँ से फेंकती है तो वो उन लोगों को फ्रीज़ हो जाते हैं। मतलब वो उसकी पूरी बॉडी को फ्रीज़ करने के बजाय उनके लेग को फ्रीज़ करते हुए निकल रही रहती है। अब वैम्पायर्स जो रहते हैं वो बर्फ़ से इतने फ्रीज़ हो जाते हैं नीचे की तरफ कि उन्हें समझ में नहीं आता है। हालांकि एक वैम्पायर्स खुद एक ठंडे एटमॉस्फेयर में रहता है, वो उससे मरेगा तो नहीं लेकिन थोड़े टाइम तक चुप हो सकता है। तो वो इस तरीके से फ्रीज़ करते हुए, क्योंकि उसको अभी उसके दिमाग में सिर्फ वो ठंडी वाली पावर्स एक्टिव रहती है। थोड़ी देर के बाद वो फटाफट ऐसे करके हम लोग कार की तरफ बैठ जाते हैं। कार में जिस तरीके से बैठते हैं तो वहाँ पर ये लोग कार चला रहे रहते हैं। जो स्मृति रहती है वो कार चला रही रहती है और उसने जो वो बैग लिया रहता है वो कार की बैक सीट पे रख देती है। कार को काफ़ी स्पीड में चला रहे रहते हैं और वो दिन का टाइम रहता है। थोड़ी देर के बाद वो बोलती है कि हमें यहाँ से होते हुए जाना है, तो हमें ये जंगल क्रॉस करना पड़ेगा, ये शॉर्टकट है। तो वो कहती है कि दिव्यांशी कहती है कि जंगल क्रॉस मत करो, जंगल के वहाँ पर कुछ और जंगली भेड़िया हैं वगैरह, वो सब आ जाएंगे। तो उससे बेटर होगा कि तुम यहाँ से इस रास्ते से जाओ। तो कहती है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अगर उन लोगों को अटैक करना है तो कभी भी कर सकते हैं वेम्पायर्स, तो हम यहाँ से निकलेंगे तो शॉर्टकट में पहुँचेंगे। स्मृति की बात सुन के दिव्यांशी भी बोलती है ठीक है। जैसे वो जंगल की तरफ से कच्चे रास्तों से होते हुए निकल रहे रहते हैं, तभी वहाँ से उनकी गाड़ी पे इतनी जम के कोई अटैक करता है। उनकी गाड़ी का कुछ जो सामने का जो फ्रंट कांच होता है वो फूटता है और आजू बाजू के भी कांच फूट के अटैक होता है। और वो अटैक और कोई नहीं, वो वेयरवुल्व्स करते हैं, मतलब लाइकन्स अटैक कर रहे रहते हैं। और लाइकन्स तो ऊपर तक चढ़ के, जो ऊपर का जो छज्जा होता है, मीन्स कार का जो रहता है उसे भी तक चीर के फाड़ के ऐसे देखने लग जाते हैं। इस तरीके की हालत होने लग जाती है। तो यहाँ पर जो दिव्यांशी बोलती तुम रुको मैं करती हूँ। दिव्यांशी के हाथ में अभी भी वो क्या बोलते वो एसी में बैठी रहती है, तो उसकी पावर अभी वो आइस वाली एक्टिव रहती है। तो वो आइस वाली एक्टिव पूरी पावर से बोलती है, पूरा कंसंट्रेट लगा के एकदम से सामने के सामने अपने दोनों हाथों से आगे बर्फ़ छोड़ती है। उस तरीके से वो पूरे तरीके से फ्रीज़ हो जाता है, एक लाइकन पूरा फ्रीज़ हो जाता है। दूसरे वो वहाँ पर दिखती तो दूसरे दो लाइकन जो रहते हैं वो जो उस पर अटैक करने रहते हैं उनके वो सिर्फ पैरों को फ्रीज करती है। और यहाँ पर एक तीसरा लाइकन अटैक करता है, उससे पहले वो इतना समझदार रहता है कि वो भाग ही जाता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 लाइकन्स को फ्रीज कर चुकी थी, 4 लाइकन भाग जाता है। कार की कंडीशन भी बहुत बुरी हो चुकी रहती है। तो अब कार चलने की हालत में रहती नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत तरीके से डैमेज कर दिया रहता है। इंजन के ऊपर कूदते हैं तो इंजन में से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो अब वो इस बैग को लेती है और बैग को लेकर वो बोलती है कि तुम अब ये बैग लो। तो वो जो ये बैग लेती है वो हमारी क्या बोलते दिव्यांशी के हाथ में दे देती है। और यहाँ पर स्मृति एक वेयरवुल्फ के पूरे रूप में आती है और वो उसे अपने ऊपर दिव्यांशी को बोलती है कि वेयरवुल्फ के रूप पे आके अपने इशारों में बोलती है कि मेरे ऊपर बैठो।
और उस पे दिव्यांशी बैठ जाती है और वेयरवुल्फ में बैठकर इतने स्पीड में भागते हैं, इतने स्पीड में भागते 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 वो पूरे वहाँ तक पहुँच जाते हैं। एल्थिया जब ये रूपे देखती है तो वो पूछती है कि तुम लोग कार में गए थे और इस तरीके से क्यों आए? तो कहती है कि तुमसे मतलब, और ऐसे बोल के फिर स्मृति अपने रूप पर आके बोलती है कि हम पे वैम्पायर्स ने अटैक कर दिया था। तो कहती मुझे लेकर जाते ना तो मैं होती। तो कहते कि तुम्हें लेकर जाते तो भी पावरफुल था, बट दिव्यांशी काफ़ी कैपेबल है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, उसके पास कुछ पावर्स हैं। वो जैसे ये बोलती है तो लूना वगैरह बोलती है क्या उसके अंदर पावर, पर एक ह्यूमन के अंदर पावर कैसे आ सकता है? तो कहती है कि पता नहीं, पर मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, उसने पूरे लाइकन्स को फ्रीज करके रखा है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप मेरे साथ चलेंगी? तो यहाँ पे लूना कहती है कि हाँ मैं चलूँगी। एल्सी को वो बोलती है यहाँ रुको। तो लाइकन मतलब वो अपने लाइकन्स के रूप में दोनों भागते हुए जाते हैं वहाँ पर, और वो देखते हैं वो पूरा लाइकन को वहाँ फ्रीज कर दिया है। वहाँ पर वो अपने असली रूप में आती है लूना और देखती है, कहती है ये तो अद्भुत है, ये अमेजिंग है, ये टैलेंट कैसे है, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो वो कहती है कि पता नहीं, पर ये उसी ने किया है। तो कहती है कि हाँ। तभी वहाँ से दूसरा वाला लाइकन कहता है कि प्लीज़ हमें छुड़वाओ, हमें छुड़वाओ, भौ भौ कर रहा रहता है। तो यहाँ से जो जो लूना रहती है वो थोड़ा सा बर्फ़ को पिघालने के लिए आग लेकर आती है, और आग से वो दोनों को पिघालने की पूरी कोशिश करती है। वो दोनों पिघल जाते हैं और पिघलने के बाद वो उसका शुक्रिया अदा करके भागते हैं। तो यहाँ पे स्मृति कहती है कि तुमने ये क्यों किया? तो वो कहती है कि ये सिर्फ एक संदेशा पहुँचाना था कि अब हमारे पास पावर आ चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं होता क्या है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।